हेलो एवरीवन, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट व्हाट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, कब हम किसी पर्सन को बोलेंगे कि उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम है, और आगे जानेंगे क्या क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। जो फिजियोलॉजी होती है हमारी नॉर्मल इरेक्शन की, वो क्या होती है, क्या नाइट्रिक ऑक्साइड का रोल होता है इरेक्शन में, और किस तरीके से हम इसको ट्रीट करते हैं। नॉर्मल जो फिजियोलॉजी होती है वो एबनॉर्मली कहाँ पे दिक्कत आने की वजह से ईडी हो सकता है। टाइप्स ऑफ ईडी जानेंगे, क्या क्या टाइप्स के इरेक्टाइल डिसफंक्शन हमें देखने को मिलते हैं। उसके बाद हम जानेंगे कि रिस्क फैक्टर क्या क्या होते हैं। उसके बाद ट्रीटमेंट ऑप्शंस जानेंगे, इसकी फार्माकोथेरेपी, किसी पेशेंट को किस तरीके से, उसके हिस्ट्री में क्या क्या पॉइंट्स कवर होने चाहिए, डायग्नोसिस किस तरीके से करेंगे, और उसके बाद जानेंगे हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं ट्रीटमेंट के लिए, और फिर क्या क्या रिस्क फैक्टर्स होते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं और आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे। तो पहला क्वेश्चन, व्हाट इज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। इसे शॉर्ट में ईडी भी बोलते हैं, हिंदी में इसे नपुंसकता बोलते हैं। तो ये क्या होता है? दिस इज इनेबिलिटी टू डेवलप एंड मेंटेन एन इरेक्शन। अंडर इरेक्टाइल डिसफंक्शन द पर्सन इज अनेबल टू डेवलप एंड मेंटेन इरेक्शन। तो इसमें क्या होता है, जिस किसी इंसान को इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम होती है, तो क्या होता है, वो अच्छे से उसके अंदर क्या होता है, या तो इरेक्शन होता ही नहीं है, या फिर होता है तो फिर वो ज़्यादा लंबे समय तक मेंटेन नहीं हो पाता, यानी कि बहुत लंबे समय तक नहीं टिक पाता। अब ये समय कितना होना चाहिए? ये जो समय है, सेक्सुअली उसको सेटिस्फैक्शन के लिए जितना के इरेक्शन होना चाहिए, उतनी देर तक नहीं हो पाता कि जो पार्टनर है वो सेटिस्फाई हो पाए। उसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। लेकिन क्या अगर कभी-कभी ऐसी कंडीशन आ रही है कि जो इरेक्शन है पहले ही लूज़ हो जा रहा है ऑर्गेज़म से, या फिर सेक्सुअल प्लेज़र से पहले ही लूज़ हो जा रहा है, तो क्या हम उसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन बोलेंगे? नहीं, तब हम नहीं बोलेंगे। कभी-कभी ये जो चीज़ होती है, तो इसे बोलते हैं, ये नॉर्मली भी हो जाती है। स्ट्रेस की वजह से बहुत सारे कॉजेज़ होते हैं उसकी वजह से। लेकिन अगर ये प्रोलॉन्ग्ड हो रहा है, ऐसा, इससे जब क्या होने लगे, रिलेशनशिप्स हमारी डिस्टर्ब होने लगे, पार्टनर के साथ दोनों कपल्स की, या फिर क्या होने लगे, एंजाइटी डेवलप होने लगे इससे कि साइकोलॉजिकली, और ये हमेशा ही ऐसा हो रहा है, तब हम इसे इरेक्टाइल डिसफंक्शन की कैटेगरी में रखते हैं। सो अंडर इरेक्टाइल डिसफंक्शन द पर्सन इज अनेबल टू डेवलप एंड मेंटेन द इरेक्शन टिल सेक्सुअल सेटिस्फैक्शन, दैट इज नोन एज इरेक्टाइल डिसफंक्शन। और ये क्या होता है, इसको हम और क्या बोलते हैं, इसे हम इम्पोर्टेंस भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस। और जैसे-जैसे पर्सन की एज बढ़ती चली जाती है, तो ये इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। सो इट इज़ मोर कॉमन विद एज, मोर कॉमन विद एज, इट इज़ मोर कॉमन विद एज। और क्या होता है, इसके साथ बहुत ज़्यादा क्या होता है, इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्टिग्मा भी जुड़ा रहता है हमारी सोसाइटी में। सो इट इज़ एसोसिएटेड विद लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल स्टिग्मा। तो ये सारी चीज़ें हो गईं। अब इसको और ज़्यादा जानने से पहले, इरेक्टाइल डिसफंक्शन के बारे में सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि जो नॉर्मल हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी होती है, उसके क्या-क्या फेजेस होते हैं, किस तरीके से होते हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं। हिस्ट्री में हमारे 2 साइंटिस्ट हुए, उन्होंने क्या किया, बहुत सारे लोगों को इनवाइट किया लैब में कि आप यहाँ पर आइए और सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करिए। अब ये सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म किस तरीके से, या तो मैस्टरबेट करिए या फिर सेक्स करिए पार्टनर के टाइम पे। और उस टाइम पे जो भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस होंगे बॉडी में, उसको उन्होंने नोट डाउन किया। कई हज़ारों लोगों पे ये स्टडी की गई, और उसके बाद इन दोनों साइंटिस्ट ने क्या निकाला, इन्होंने देखा कि एक पैटर्न है। जब भी कोई सेक्सुअली अराउज़ होता है पर्सन, और जब उसका जो सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन हो जाता है, पूरी जो सेक्सुअल एक्टिविटी खत्म हो जाती है दोनों पार्टनर्स के बीच में, तो ये जो फेज़ होता है, यहाँ पे जो फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, एक ये पैटर्न फ़ॉलो करते हैं। और ये पैटर्न क्या होता है, उसको हम देखते हैं। इन्होंने फिर इस पैटर्न को अलग-अलग फेजेस में डिवाइड कर दिया, और इसे नाम दिया सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल। तो ये जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है दोनों मेल और फीमेल में, एक टिपिकल सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल को फॉलो करती है। साइकिल क्या होता है, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स व्हिच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। तो ये हमेशा जब भी सेक्सुअल एक्टिविटी होगी, तो ये सारे इवेंट्स रिपीट होंगे, दोनों में, मेल्स में भी फीमेल्स में भी। ये क्या क्या इवेंट्स होते हैं, अब हम ये देखते हैं कि नॉर्मली ये साइकिल क्या होती है। ये होती है सेक्सुअल
रिस्पॉन्स साइकिल, सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल। अब इसका क्या होता है, इसके 4 फेजेस होते हैं। सबसे पहला फेज होता है एक्साइटमेंट, दूसरा फेज होता है प्लेट्यू, तीसरा फेज होता है ऑर्गेज़म और फोर्थ फेज होता है रेजोल्यूशन। क्या होता है, क्या-क्या होता है इन फेजेस में? धीमे-धीमे हम आगे चल के समझते हैं। एब्नॉर्मली समझने के लिए नॉर्मली हमारी जो सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल है, उसमें क्या-क्या चेंजेस आ रहे हैं हमारी बॉडी में, बहुत ज़्यादा समझना ज़रूरी है। तो एक-एक करके इनको समझते हैं। सबसे पहले आ जाते हैं हम, ये एक टिपिकल सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल का यहाँ पे कर्व है, शो किया हुआ है। देखिए सबसे पहले अगर हम अराउज़ल के एक एक्सिस पे प्लॉट करें, जो भी सेक्सुअल हमारा अराउज़ल है, यानी कि और बाकी क्या-क्या फ़ेजेज़ हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से चेंजेस आते हैं हमारी बॉडी में। एक्साइटमेंट के टाइम पे क्या होता है, अराउज़ल बढ़ता है, यानी कि उत्तेजना जो होती है वो बढ़ती है धीमे-धीमे। प्लेट्यू, और जब ये अपनी पीक पर आ जाती हैं सारी चीज़ें, तो इसे प्लेट्यू के फ़ेज़ में रखा जाता है और फिर अचानक से एक और पीक आती है, अचानक से इंक्रीज़ होता है इसमें हमारे अराउज़ल में, जिसे हम ऑर्गेज़म बोलते हैं, और सडनली सारी जो एक्टिविटीज़ थी बढ़ी थी, वो वापस से हमारे नॉर्मल स्टेट में आ जाती हैं, जिसे हम रेज़ोल्यूशन बोलते हैं। क्या होती हैं, क्या-क्या चीज़ें होती हैं, वो समझते हैं। सबसे पहले फ़ेज़ में क्या होता है, एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट। अब एक्साइटमेंट में क्या होता है, हमारी जो बॉडी की मसल टेंशन होती है वो बढ़ जाती है। सबसे पहले क्या होता है, मसल टेंशन हमारी बॉडी की इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि हमारी जो मसल्स हैं वो कॉन्ट्रैक्टेड सा फ़ील करती हैं। दूसरी चीज़ क्या होती है, जब 2 पर्सन एक-दूसरे के कॉन्टैक्ट में आने वाले होते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी जस्ट बिगिन होती है जहाँ पे, तो यहाँ पे क्या होता है, जो हार्ट रेट होती है, वो बढ़ जाती है। एक तरीके से जो सिम्पैथेटिक रिस्पॉन्स होता है, वो हमें देखने को मिलता है। हार्ट रेट होती है, वो बढ़ जाती है, हमारी मसल टेंशन बढ़ जाती है। जो प्यूपल्स होती हैं, ये डायलेट होने लगती हैं और हमारा ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, यानी कि हमारा जो ब्लड प्रेशर है, वो बढ़ जाता है। और उसके बाद धीमे-धीमे क्या होता है, सीक्रीशंस होने लगते हैं। विमेन्स में वेजाइना के अंदर सीक्रीशंस होने लगेंगे और मेल्स में पेनिस के बाहर जो होंगे सीक्रीशन होने लगेंगे। ऐसा चिपचिपा सा पदार्थ निकलने लगेगा और इसे हम क्या बोलते हैं, प्री कम बोलते हैं। इसमें कुछ स्पर्म्स वगैरह भी होते हैं। बेसिकली ये कहाँ से होता है, जो भी सराउंडिंग हमारी ग्लैंड्स होती हैं, जेनिटल ऑर्गन्स जहाँ से पास कर रहे होते हैं, जितनी भी ग्लैंड्स होती हैं वहाँ पे, उन सब का जो सीक्रीशन होता है, ये ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करने के लिए जेनिटल ऑर्गन्स में सीक्रेट होता है। कौन से फेज़ के अंदर? एक्साइटमेंट फेज़ के अंदर। तो ये सारी एक्टिविटीज़ होंगी, मसल टेंशन बढ़ेगी, धीमे-धीमे हार्ट रेट हमारी बढ़ने लगती है, ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ जाता है, सीक्रीशंस होने लगते हैं, प्यूपल्स डायलेट हो जाते हैं। और इस टाइम पे डोपामाइन वगैरह हमारी बॉडी में सीक्रेट होना स्टार्ट हो जाते हैं, जिससे कि हम सामने वाले की तरफ और ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते हैं। इसके बाद आता है हमारा, एक्साइटमेंट के बाद आता है प्लेट्यू फेज़, दूसरा फेज़ होता है प्लेट्यू। पहला था एक्साइटमेंट, सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल में। अब प्लेट्यू में क्या होता है, जितनी भी ये चीज़ें स्टार्ट हुई थी, ये सब अपने पीक पे पहुँच जाते हैं, यानी कि सेक्सुअल एक्साइटमेंट जो होता है हमारा, वो पीक पर होता है, वो होता है फेज़ हमारा प्लेट्यू। जब सेक्सुअल एक्टिविटी चल रही होती है उस टाइम पे हार्ट रेट होती है हमारी, बढ़ते बढ़ते एक अपर लिमिट पे आ जाती है और वो जिस स्टेट पे आती है वो होता है प्लेट्यू। ये सारी चीजें जो हो रही थी, बीपी बढ़ना, हार्ट रेट बढ़ना, हार्मोन सीक्रेशन होना, तो एड्रिनलिन, नॉर एड्रिनलिन, डोपामिन, ये सारी हार्मोन्स यहाँ पे सीक्रेट होती हैं। और उसके बाद क्या होता है, धीमे धीमे जब ये एक्साइटमेंट आया था, इसके बाद जो फेज आता है वो हमारा होता है ऑर्गेजम का फेज। तो ऑर्गेज़म में क्या होता है, ये सारी जो एक्टिविटी थी, जो सेक्सुअल एक्टिविटी चल रही थी उसके टाइम पे, एक सडन क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन से फील होते हैं जेनिटल ऑर्गन्स के अंदर। फीमेल्स को जो यूट्रस की नेक होती है, वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्शन से फील होंगे। मेल्स में जो हमारा बेस होता है पेनिस का, यूरेथ्रा वगैरह जहाँ पे सराउंडेड होता है, वहाँ पे कुछ कॉन्ट्रैक्शन से फील होते हैं। और इसी के साथ ही क्या हो जाता है, एजैकुलेशन हो जाता है। तो ये तीसरा फेज होता है सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल का, एजैकुलेशन होता है। और जो जितने भी जो मस्कुलर टेंशन जो भी डेवलप हुई थी इस टाइम पे, एकदम डीप एजैकुलेशन के साथ में ही ये सारी चीजें क्या होती हैं, रिलीज हो जाती है। एकदम से सडन सेंस ऑफ रिलैक्सेशन यहाँ पे हमें फील होता है। जो आनंद की प्राप्ति होती है वो हमें इसी फेस में होती है, जिससे हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेज्म बोलते हैं। तो जो मेल्स में ऑर्गेज्म होता है, ये किसके साथ हो जाता है, एजैकुलेशन के साथ में ही हो जाता है तुरंत। 3 से 5 सेकंड इसमें लगते हैं। लेकिन जो फीमेल का ऑर्गेज़्म है, इसमें थोड़ा-सा टाइम लगता है। ये लगभग चलता है 15 से 20 सेकंड तक। ये जो ऑर्गेज़्म होता है फीमेल्स में, उस टाइम पे होता है।
और मेल्स में इसके साथ क्या होता है, इजैकुलेशन हमें देखने को मिलेगा, स्वेटिंग देखने को मिल सकती है, सारी चीज़ें जो हार्ट रेट वगैरह हैं, ये सारी बढ़ी हुई हमें देखने को मिलेंगी। और इस टाइम पे हमारा इजैकुलेशन होने के बाद क्या हो जाएगा, सारी चीज़ें एकदम जो सेक्सुअल प्लेज़र जो होता है वो पीक पर होता है और इसी टाइम हमें मिलता है ऑर्गेज़्म में ही। फिर इसके बाद अगला फ़ेज़ आता है रेज़ोल्यूशन का। अब जो भी सारी चीज़ें बढ़ी थीं, वो सारी चीज़ें वापस से रिस्टोर होना लग जाती हैं। यानी कि अपनी नॉर्मल स्टेट में आने लगती हैं। जैसे कि क्या हुआ था इस टाइम पे, हार्ट रेट बढ़ी थी, तो हमारा हार्ट रेट क्या होगा, धीमे-धीमे गिरने लगेगा और जो ब्रीथिंग रेट हमारी बढ़ जाती है, उसके टाइम पे एक्साइटमेंट और प्लेटिव ऑर्गेज़्म के टाइम पे वो ब्रीथिंग रेट भी कम हो जाती है। जैसे कि अगर आप पहले 4 सेकंड में, मान लीजिए 4 सेकंड में आप 2 साँसें ले रहे थे, तो अब आप क्या होगा, वही 2 साँसें अब आप 8 सेकंड में ले, कहने का मतलब है जो साँसें थी, वो अपनी वापस से नॉर्मल उसमें स्टेट में आ जाती हैं। ये होता है। अब क्या होता है, एक यहाँ पे जो कैची पॉइंट है वो ये है कि जो हमारे मेल्स होते हैं, इन्हें थोड़ा-सा टाइम चाहिए होता है। एक्साइटमेंट के बाद आता है प्लेटिव, प्लेटिव के बाद ऑर्गेज़्म और फिर ऑर्गेज़्म से आता है रेज़ोल्यूशन, ये फ़ेज़ आता है। जो फीमेल्स होती हैं, इनके अंदर मल्टीपल ऑर्गेज़म्स हमें देखने को मिलते हैं। यानी कि फीमेल कैन अंडरगो मल्टीपल ऑर्गेज़म, लेकिन वहीं पे मेल कंटीन्यूअसली एक के बाद एक ऑर्गेज़म में नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते भाई? मेल्स को चाहिए होता है रिफ्रैक्टरी पीरियड। ये रिफ्रैक्टरी पीरियड क्या होता है, जिस टाइम पे हमारा वो जो इरेक्शन था, वो कम हो जाता है, यानी कि पेनिस वापस से जो खड़ा हुआ था, वो फ्लैसिड कंडीशन में आ जाता है। तो उस टाइम पे क्या होता है, सारी चीज़ें कम हो जाती हैं हमारी, ब्रीथिंग रेट कम हो गया, हार्ट रेट कम हो गया, ब्लड प्रेशर कम हो गया, पेनिस वापस से हमारा नॉर्मल स्टेट में आ गया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मेल्स के साथ में। और वापस से इरेक्ट होने के लिए पेनिस को थोड़ा टाइम लगता है, इस टाइम को हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड, जो कि रिस्टोर होने के लिए लगता है इन सारी चीज़ों को, लेकिन फीमेल्स के केस में ऐसा नहीं होता है। जो रेज़ोल्यूशन का टाइम होता है, इसके बाद कुछ फीमेल वगैरह कुछ पार्टनर्स प्रेफ़र करते हैं कि साथ में रहें, नहीं तो कुछ पार्टनर्स होते हैं वो अलग हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अभी तक हमने क्या जान लिया कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन इज़ when the person is unable to develop or maintain an erection for the sexual satisfaction or till they gets the sexual satisfaction। इसके बाद हमने जाना कि दोनों ही मेल्स और फीमेल्स में सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल होती है। एक साइकिल, कुछ इवेंट्स होते हैं जो कि रिपीट होते हैं सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे, जिन्हें हम सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल बोलते हैं। इनके 4 फेजेस होते हैं, एक्साइटमेंट, प्लेटिव, ऑर्गेज़म और रेज़ोल्यूशन। एक्साइटमेंट फेज़ में सारी चीज़ें बढ़ती हैं, प्लेटिव फेज़ में जो एक्साइटमेंट का पीक होता है वो होता है, ऑर्गेज़म में क्या होता है, इजैकुलेशन वगैरह होता है, आनंद की प्राप्ति होती है और रेज़ोल्यूशन में सारी चीज़ें रिस्टोर हो जाती हैं, वापस से नीचे आ जाती हैं। ये बात हो गई हमारी सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल के बारे में। अब आगे जानते हैं हम कि नॉर्मली हमारे पेनिस में क्या होता है जब इरेक्शन होता है। तो नॉर्मली एनाटॉमी समझते हैं सबसे पहले पेनिस की, क्या होता है, किस तरीके से होता है। तो आप सभी को पता है जो हमारा पेनिस होता है, उसमें हमारी वो होती है, शुरुआत में एक हमारा फोर स्किन वगैरह होती है, वहाँ पे हमारा क्या होता है, हेड होता है पेनिस का, जिसे ग्लैंस पेनिस बोलते हैं। एनाटॉमिकली अगर हम पेनिस का सेक्शन करके देखें तो कुछ इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। सबसे आगे क्या होता है, हमारा यूरेथ्रा होता है। यहाँ पे यूरेथ्रल ओपनिंग है, जहाँ से हम सूसू करते हैं या फिर यूरिन पास करते हैं। उसके पीछे अगर हम चलें, यूरेथ्रल ओपनिंग के अगर हम थोड़े से पीछे बढ़ते हैं तो यहाँ पे ये जो हमें देखने को मिलता है ग्लैंस पेनिस है और यहाँ पे 2 मस्कुलर फोल्ड्स होते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा बोला जाता है यहाँ पे। तो ये मस्कुलर फोल्ड्स क्या होते हैं, पेनिस की दोनों साइड प्रेज़ेंट होते हैं। हमारे पेनिस में किसी भी तरीके की हड्डी नहीं होती जिससे इरेक्शन होता है। ये टिश्यूज़ होते हैं, स्पेशलाइज़्ड टिश्यू जो कि मस्कुलर हैं। इनके अंदर जब ब्लड भर जाता है, इनके अंदर कुछ स्पेसेस होती हैं साइनसेस टाइप की छोटी-छोटी-छोटी, जब इनमें ब्लड भर जाता है तो क्या होता है, ये फ्लैसिड कंडीशन से ये टिश्यूज़ के अंदर कैपेसिटी होती है कि ये स्ट्रेच हो सकते हैं। जब क्या होता है, ये फूल जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, इरेक्शन हमें देखने को मिलता है इन मस्कुलर फोल्ड्स की वजह से। इन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा। तीसरा फोल्ड जो होता है वो हमारा यूरेथ्रा होता है, जो कि ओपनिंग है हमारी वज़ू करने की, उसके चारों तरफ राउंडेड शेप में होता है, इसे बोलते हैं कॉर्पोरा स्पोंजियोसम। तो हमारा कॉर्पोरा स्पोंजियोसम क्या था, जैसे ये है यूरेथ्रा तो इसके चारों तरफ होता है और कॉर्पोरा कैवर्नोसा पेनिस के दोनों साइड प्रेजेंट होते हैं। ये मस्कुलर फोल्ड्स होते हैं, यही हमारे पेनिस को फ्लैसिड और इरेक्ट करवाने में हमारी मदद करते हैं। तो ये बेसिक हमारी एनाटॉमी हो गई पेनिस की, जो चीज़ें होती हैं। अब क्या होता है, इसको स्टिमुलस कहाँ से मिलता है? जो कॉर्पोरा कैवर्नोसा है, यहाँ पे बहुत सारी हमारी नर्व्स आ रही होती हैं।
यहाँ पे ब्लड की सप्लाई होती है, जहाँ से कि ये ब्लड लेते हैं। ये हमारे कुछ कैवर्नोसल स्पेसेस होते हैं यहाँ पे, इन्हीं मस्कुलर फोल्ड्स में। इन कैवर्नोसल स्पेसेस की एक स्पेशल टेंडेंसी होती है, वो उसको हम अभी थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे, एनलार्ज करके। यहाँ पे कुछ आर्टरीज होती हैं जो कि ब्लड लेके आती हैं, और कुछ वेन्स होती हैं, बहुत ज्यादा डीप आर्टरीज इन्हें बोला जाता है। यहाँ पे जो होती हैं वो ब्लड लेके आती हैं और वापस जाती है हमारी डीप डॉर्सल वेन, यहाँ से ब्लड लेके। आर्टरी जो ब्लड लेके आती है, वेन जो लेके जाती है यहाँ से। तो ये सारी चीजें होती हैं। स्टिमुलस कहाँ से मिलता है? ये मिलता है नर्व्स के थ्रू। आगे चलते हैं। तो हमारा जो पेनिस होता है, इसके अंदर दोनों टाइप की सप्लाई होती है। अगर हम नर्व्स की बात करें तो सोमैटिक भी और ऑटोनॉमिक भी। सोमैटिक आपको पता ही है, जो वॉलंटरी कंट्रोल के थ्रू होती हैं चीजें, उसे हम सोमैटिक कंट्रोल में बोलते हैं। और दो दूसरी चीजें जो कि ऑटोमेटिक होती हैं, हमारे इनवॉलंटरी कंट्रोल में होती हैं। तो क्या होता है, दोनों टाइप के यहाँ पे हमें चीजें देखने को मिलती हैं। दोनों टाइप के नर्व फाइबर्स होते हैं, ऑटोनॉमिक भी और सोमैटिक भी। अब ये जो ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर्स हैं, ये किसके थ्रू आते हैं? यहाँ पे होती हैं हमारी कैवर्नस नर्व्स। कैवर्नस नर्व्स होती हैं, इनके थ्रू क्या होती है, ऑटोनॉमिक सप्लाई होती है यहाँ पे हमारे पेनिस के अंदर। अब क्या होता है, यहाँ से ये जो कॉर्पस नर्व्स हैं, ये हमारे दोनों उसको सप्लाई करती हैं। किसको? कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम को भी और कॉर्पोरा कैवर्नोसम को भी। तो अब क्या होता है, हमने देख लिया कि सिंपैथेटिक और यहाँ पे सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों टाइप की सप्लाई होती है। जो हमारा पेनिस इरेक्ट होता है, ये हमारा होता है किसकी वजह से? पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई की वजह से। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा कब होता है? रेस्ट एंड डाइजेस्ट के टाइम पे एक्टिव होता है, जब किसी भी टाइप की इमरजेंसी नहीं होती। दूसरी चीज होती है फाइट एंड फ्लाइट की सिचुएशन, जब हमारा सिंपैथेटिक सिस्टम एक्टिवेट होता है। तो यहाँ पर जो सिंपैथेटिक सिस्टम है, ये रिस्पॉन्सिबल होता है हमारा एजैक्यूलेशन के लिए, और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम हमारा किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? इरेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इतनी सारी चीजें हमने जान ली। अभी तक हमने क्या जाना कि पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम है, इसको हम एक निमोनिक से याद कर सकते हैं। निमोनिक है पॉइंट एंड शूट। पी से हो गया हमारा पॉइंट, और पी से क्या है? पॉइंट का मतलब क्या हुआ? इरेक्शन। और पी से क्या होता है? पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक। एस से क्या होता है हमारा? सिंपैथेटिक। और एस का क्या मतलब हो गया यहाँ पे? शूट का क्या मतलब हो गया? एजैक्यूलेशन। यानी कि पॉइंट एंड शूट, पॉइंट मीन्स इरेक्शन एंड शूट मीन्स एजैक्यूलेशन। पी से पॉइंट, पी से इरेक्शन, पी से पैरासिम्पैथेटिक, एस से सिंपैथेटिक, एस से शूट, एस से इजैक्यूलेशन। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि किस कौन सी सप्लाई किस हमारे जो फंक्शन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। ये हमारा जो इरेक्शन है, ये दो टाइप से हो सकता है, दो तरीके से हो सकता है। या तो फिजिकल स्टिमुलस से हो जाए इरेक्शन, इट कैन हैपन इन टू वेज। पहला है फिजिकल स्टिमुलस, दूसरा होता है साइकोजेनिक स्टिमुलस। तो या तो फिजिकली हो जाए ये, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्स इरेक्शन। यानी कि जब किसी भी तरीके का फिजिकल टच हो रहा है, यानी कि टच करने से, या फिर किसी भी तरीके का जहाँ पे टच इन्वॉल्व है, फिजिकल स्टिमुलस इन्वॉल्व है, तो वहां पे क्या होगा? इरेक्शन होगा फिजिकल स्टिमुलेशन की वजह से। इसे बोला जाएगा रिफ्लेक्स इरेक्शन। दूसरा है साइकोजेनिक, यानी कि आप बैठे बैठे कुछ भी सोच रहे हैं, इमोशनली स्टिमुलेशन होता है इसमें, इमोशनली स्टिमुलेटेड बाय अ थॉट। So what is psychogenic erection? Psychogenic erection is when you get stimulated after thinking something. Like आप किसी भी चीज के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट एक्सपीरियंस के बारे में सोच रहे हैं, या फिर सिर्फ आप अंदर ही सोच रहे हैं कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी करने का, सेक्सुअल एक्ट आप अपने मन में ही कर रहे हैं, दिमाग में कर रहे हैं, दिमाग का ही खेल है सब कुछ। तो वहां पे क्या होता है? इरेक्शन होता है हमें, ऐसे इरेक्शन को हम बोलते हैं साइकोजेनिक इरेक्शन। अब जान लिया हमने कि इरेक्शन दो तरीके से होता है। अब होता किस तरीके से वो समझते हैं। हमने जाना कि बहुत सारे नर्व फाइबर्स होते हैं हमारे पास। ये नर्व फाइबर्स क्या करते हैं, हमें वहां पे सप्लाई करते हैं नर्व्स की। तो अब देखते हैं हम क्या होता है। इरेक्शन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल था? पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। तो मान लेते हैं ये एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व है। हमारा जो पेनिस था, जब हम एनाटॉमी पढ़ रहे थे, तो ये जो हमारी एनाटॉमी थी पेनिस की, इसमें हमने जाने कुछ फोल्ड्स होते हैं।
अब इन फोल्ड्स के अंदर कैवर्नोसल स्पेसेस होते हैं। यहाँ पर कैवर्नोसल स्पेसेस, इस एक कैवर्नोसल स्पेस को अगर हम बड़ा करके देखें तो किस तरीके का दिखेगा वो देखिए, समझते हैं। मान लीजिए ये एक कैवर्नोसल स्पेस है, दिस इज अ कैवर्नोसल स्पेस। तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे सबसे अंदर यहाँ पे क्या होते हैं, एपिथेलियल सेल्स होते हैं। यहाँ एपिथेलियल सेल्स होते हैं अंदर जो लाइन कर रहे होते हैं इन स्पेसिस को, ये हमारे एपिथेलियल सेल्स हैं। और फिर क्या होता है, इसके बाहर क्या होते हैं, आसपास क्या होते हैं, कुछ मस्कुलर सेल्स होते हैं, स्मूथ मसल सेल्स। स्मूथ मसल सेल्स को ब्लू से बना देते हैं। तो कुछ मसल सेल्स होते हैं यहाँ पे, स्मूथ मसल सेल्स, ठीक है, जो यहाँ पे आसपास ऐसे सराउंड कर रहे होते हैं। तो अब क्या होता है, धीमे धीमे वो हम समझेंगे। सबसे पहले जो नर्व सप्लाई होती है वो एपिथेलियल सेल्स को स्टिमुलेट करती है, यहाँ से फिर नाइट्रिक ऑक्साइड का रिलीज होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड जाके हमारे इन जो स्मूथ मसल सेल्स है वहां पर जाके एक्ट करती है और स्टिमुलेशन करवाती है। किस तरीके से ये चीज होती है वो समझते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं, मान लेते हैं ये एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर है। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर है, दिस इज पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर। अब आपको पता है ये पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर है, तो यहाँ पे कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर स्टोर्ड होगा, यहाँ पे होगा हमारा एसिटाइल कोलिन। यहाँ पे हमारा एसिटाइल कोलिन स्टोर्ड रहता है। अब ये एसिटाइल कोलिन क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। एसिटाइल कोलिन हो जाएगा रिलीज। अब यहाँ पे आसपास क्या थे, एंडोथेलियल सेल्स भी थे, यहाँ पे नर्व फाइबर्स इन्हें सप्लाई कर रही थी। तो एक छोटे से एंडोथेलियल सेल को हम बड़ा करके देखेंगे। यहाँ पे बहुत बड़ा सा एंडोथेलियल सेल्स हम यहाँ पे बना देते हैं। पहले हमने रेड से बनाया तो रेड से ही बना देंगे। अब ये एसिटाइल कोलिन क्या करेगा, यहाँ पे जाएगा, एंडोथेलियल सेल्स के ऊपर होते हैं रिसेप्टर्स। कौन से रिसेप्टर, मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। ये एसिटाइल कोलिन जाके क्या करेगा, इनको एक्टिवेट करेगा, इसके साथ जाके बाइंड कर लेगा। अब बाइंड करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, हमारी नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस एक एंजाइम होती है एंडोथेलियल सेल्स के अंदर। ये नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस एंजाइम क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी। ये इसे स्टिमुलेट करेंगे, मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स के स्टिमुलेशन से क्या होगा, एक एंजाइम होती है, शॉर्ट में लिख देते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस, ये एक्टिवेट हो जाएगी। अब ये क्या करती है, एक हमारा आर्जिनिन नाम का क्या होता है, अमीनो एसिड, उसको कन्वर्ट करवा देती है सिट्रुलिन में और नाइट्रिक ऑक्साइड में। नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करवा देती है। अब इसके बाद क्या होता है, सिट्रुलिन और नाइट्रिक ऑक्साइड, सबसे पहले नर्व फाइबर से एंडोथेलियल सेल हुआ हमारा, एपिथेलियल सेल्स जो भी सेल्स थे वो स्टिमुलेट हुए। अब उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे मसल्स होंगे। अब एक मसल सेल को भी बहुत बड़ा करके बना देते हैं हम समझने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे ये नाइट्रिक ऑक्साइड आती है, फ्यूज हो जाती है, सेल्स से फ्यूज होती हुई हमारे स्मूथ मसल सेल्स में आ जाती है नाइट्रिक ऑक्साइड। ये यहाँ पे आके स्टिमुलेट कर देती है ग्वेनाइलेट साइक्लेस को। इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा एक मॉलिक्यूल होता है जीटीपी, ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये कन्वर्ट हो जाता है साइक्लिक जीएमपी में। अब ये साइक्लिक जीएमपी के कन्वर्जन के होने की वजह से क्या होता है, यहाँ पे जो इंटरसेल्यूलर कैल्शियम था, यहाँ पे कैल्शियम था, इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम, उसका अमाउंट कम हो जाता है। कैल्शियम का अमाउंट यहाँ पे कम हो जाता है। अब इस कैल्शियम के अमाउंट कम होने की वजह से क्या होता है, आपको पता है कैल्शियम इज द मेन मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल। तो इसकी वजह से क्या होता है, फॉल इन लेवल ऑफ इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम, फॉल इन इंट्रासेल्यूलर कैल्शियम। अब इसकी वजह से क्या होता है, सेल के अंदर जो कैल्शियम था, हमारी स्मूथ मसल्स होती हैं ये रिलैक्स हो जाती हैं। अब जब स्मूथ मसल्स रिलैक्स हो जाती हैं तो जो कैवर्नोसल स्पेसेस होते हैं ये एक्सपेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारा कॉर्पोरा कैवर्नोसा जो होता है हमारा, ये क्या होता है, बड़ा हो जाता है साइज में, एंड दिस लीड्स टू इरेक्शन।
समझते हैं एक बार फिर से किस तरीके से चीजें होती हैं, कैसे होती हैं। सबसे पहले क्या होता है, एक पैरासिम्पैथेटिक नर्व को यहाँ पे इमेजिन करिए, हमारे स्मूथ मसल सेल्स होते हैं, उसके पास ही हमारे क्या होते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं, सेल्स के पास ही स्मूथ मसल सेल्स होते हैं। और इस सेल्स को सप्लाई कर रही होती है हमारे पैरासिम्पैथेटिक नर्व फाइबर्स। अब ये नर्व फाइबर क्या होते हैं, इनके अंदर होता है एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर क्या होता है, रिलीज होता है, और ये जाके स्टिमुलेट करता है हमारे इन सेल्स के जो सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स उन्हें। इनकी वजह से क्या होता है, जो नाइट्रिक ऑक्साइड सिंथेस नाम की एक एंजाइम होती है वो एक्टिवेट होती है, और ये एंजाइम क्या करवाती है, आर्जिनिन नाम के एक अमीनो एसिड को कन्वर्ट करवा देती है सिट्रोलिन नाम के अमीनो एसिड में। अब इससे क्या होता है, सिट्रुलिन और नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट करवा देती है। अब ये नाइट्रिक ऑक्साइड फ्यूज होके आ जाती है हमारे किसमें, स्मूथ मसल सेल्स में। अब ये मसल सेल्स में आने के बाद ग्वेनाइलेट साइक्लेस नाम की एक एंजाइम को क्या करवाती है, स्टिमुलेट। ये एंजाइम क्या कन्वर्ट करवा देती है, जीटीपी को कन्वर्ट करवा देती है साइक्लिक जीएमपी में। जिसके वजह से क्या होता है, हमारा जो इंट्रासेल्युलर कैल्शियम होता है सेल के अंदर, वो गिरने लगता है। अब इस कैल्शियम के गिरने के क्या होता है, इंट्रासेल्युलर कैल्शियम जैसे जैसे गिरता है वैसे वैसे क्या होता है, मसल्स का रिलैक्सेशन होता है। आपको पता है कि जहाँ पे कैल्शियम अंदर बढ़ता है तो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है, कम होता है तो रिलैक्सेशन होगा। अब कैल्शियम के गिरने से क्या होता है, स्मूथ मसल्स का धीमे धीमे क्या होता है, रिलैक्सेशन होता है। और रिलैक्स होने के बाद क्या होता है, जब मसल्स रिलैक्स होती हैं इन कैवर्नोसल स्पेसिस की, तो यहाँ पे जो सराउंडिंग आर्टरीज होती हैं उसको क्या करती हैं, ये आर्टरीज को उनका साइज बढ़ जाता है पैरासिम्पैथेटिक के टाइम पे। और जो हमारा वो होता है, वेन्स होती हैं, यानी कि जो ब्लड वेसल ला रही होती हैं ब्लड को, उनका साइज बढ़ जाता है। और इन कैवर्नोसल स्पेसिस के एक्सपेंड होने की वजह से हमारी वेन्स जो होती हैं, वहां से जो ब्लड ले जाने वाली वो वेन्स होती हैं, उन पे प्रेशर पड़ता है और उनका साइज कम हो जाता है, यानी कि ब्लड आ रहा है और जा उतना नहीं पा रहा जितना आ रहा है। तो जो स्पेसिस होते हैं ये बढ़ जाते हैं और एक्सपेंड करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमें क्या देखने को मिलता है, इरेक्शन देखने को मिलता है। और ये सारी चीजें हो जाती हैं एक्साइटमेंट के टाइम पे। तो ये मैकेनिज्म होता है हमारे पेनिस के इरेक्शन का। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ ईडी, यानी कि टाइप्स ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो अलग अलग बेसिस पे हम इसे क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ कि ये कब स्टार्ट हुआ था। तो हम ईडी को दो टाइप में कर सकते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। एक होता है प्राइमरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन और दूसरा होता है सेकेंडरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। प्राइमरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन क्या होता है, ऐसे पेशेंट में जिसमें शुरू से ही ये दिक्कत थी, कभी भी ढंग से इंटरकोर्स हुआ ही नहीं, तो उसमें क्या होते हैं, कभी भी इरेक्शन ढंग से रहा ही नहीं और सस्टेन नहीं कर पाया पेशेंट, तो ऐसे टाइप के क्या बोलेंगे हम, प्राइमरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। लेकिन पहले इंसान कोई नॉर्मल सेक्सुअल एक्टिविटी कर पा रहा था, पहले एक सफिशिएंट टाइम तक इरेक्शन को मेंटेन करके रख पा रहा था, लेकिन अभी नहीं कर पा रहा, तो इस टाइप के ईडी को हम किस में रखते हैं, सेकेंडरी इरेक्टाइल डिसफंक्शन। तो ये कितने टाइप के हो जाते हैं, टू टाइप्स। पहला हो जाता है प्राइमरी और दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी। तो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन। अब आगे अगर हम बात करते हैं कि कॉज की, कि इसका रीजन क्या है इसके पीछे, तो और भी हम टाइप से क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे कि एक होता है साइकोलॉजिकल, एक होता है जैसे कि साइकोजीनिक इरेक्टाइल डिसफंक्शन। जहाँ पे क्या होता है, हमारा जो साइकोलॉजिकल फैक्टर होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि किसी पर्सन को स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेस में है पर्सन, तो उस टाइम पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो सकता है। या फिर सेक्स करने की जल्दबाजी या टाइम की कमी है, कोई आ ना जाए, कुछ कोई देख ना ले, इस टाइम पे अगर ऐसा कुछ हो रहा है, दैट इज अ कंडीशन ऑफ स्ट्रेस। तो यहाँ पर भी क्या हो सकता है, हमें ढंग से जो इरेक्शन है वो हमारा सबसाइड कर सकता है। तो इस ये किस में आ गया, साइकोजेनिक कॉजेज में। तो एक तरीके से दूसरी चीज है परफॉर्मेंस एंजाइटी। व्हाट इज परफॉर्मेंस एंजाइटी, यानी कि पेशेंट इज एंसियस अबाउट द सेक्सुअल परफॉर्मेंस। मेल यहाँ पे एंसियस है कि वो अच्छे से सेटिस्फाई कर पाएगा पार्टनर को या नहीं कर पाएगा। तो बहुत सारे वो चीज में अपने मन में कहानियां बना लेता है पेशेंट, कि शायद ऐसा ना हो, मेरे बारे में कुछ गलत ना सोच ले सामने वाला, मैं उसको कर पाऊँ या नहीं, उसकी उम्मीदों पर खड़ा उतरूँ या नहीं, एक्सपेक्टेशंस पे। तो दिस इज कॉल्ड परफॉर्मेंस एंजाइटी। एंड सेकंड है कि अगर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, पेशेंट को डिप्रेशन वगैरह है, तो वहां पर भी ये सारी चीजें हमें देखने को मिल सकती हैं। दिस कम्स अंडर द साइकोलॉजिकल। अगली चीज होती है, कुछ ऑर्गेनिक कॉजेस भी होते हैं इसके, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह हो जाना। तो ये टाइप की चीज ही होते हैं। अब बात कर लेते हैं कॉजेस ऑफ इरेक्टाइल डिसफंक्शन की। तो ऑर्गेनिक कॉजेस में क्या क्या आ जाते हैं हमारे, सबसे पहले ऑर्गेनिक कॉज, यानी कि कुछ वहां पे
जो नर्व का कंडक्शन सिस्टम है, वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस है। तब हमें जो देखने को मिल रहा है उसकी वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन, तो वो होता है ऑर्गेनिक। और साइकोजेनिक होता है जब साइकोलॉजिकली दिमाग के लेवल पर है, लेकिन फिजियोलॉजिकल वहाँ पे ऐसा कोई ऑब्स्ट्रक्शन वगैरह नहीं है। तो इसमें देखो क्या हो सकता है, न्यूरोजेनिक हो सकते हैं, जैसे कि स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई। स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गई तो जहाँ से जो नर्व्स पास कर रही होंगी, जो नर्व्स लेके जा रही होंगी सिग्नल, उनमें दिक्कत आ जाएगी। तो हो सकता है कि जो सिंपैथेटिक आउटफ्लो हो रहा है, पैरासिम्पैथेटिक एंड सिंपैथेटिक आउटफ्लो हो रहा है, जो कि इरेक्शन और सेक्सुअल एक्टिविटी को करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसमें कहीं न कहीं ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट हो रहा है, जिसकी वजह से इरेक्शन डेवलप नहीं हो पा रहा है। अगली चीज़ है स्ट्रोक, न्यूरोजेनिक कॉज में आ गया। मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, पेरिफेरल और ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी है, यानी कि नर्व्स वगैरह डैमेज होना स्टार्ट हो गई हैं। ज़्यादातर डायबिटीज़ वगैरह के केस में ये हमें देखने को मिलता है। तो ये हो गया। अगली चीज़ है वैस्कुलर कॉजेस। किसी पेशेंट के ब्लड में क्या-क्या दिक्कत हो सकती है, जैसे कि एथेरोस्क्लेरोसिस, प्लाक का डिपोज़िशन होने लगे, जब हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर प्लाक का डिपोज़िशन होने लगे। इस प्लाक की वजह से क्या होता है, हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, उनकी धीमे-धीमे फ्लेक्सिबिलिटी कम होने लगती है। उनकी जो ब्लड को सप्लाई करने की कैपेसिटी होती है, वो कम होने लगती है। बीपी वगैरह हमारा बढ़ा रहता है। तो उसकी वजह से भी हमें इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारा खेल किसका है? ब्लड सर्कुलेशन का है। अगली चीज़ है कि अगर कोई पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है, तो स्मोकिंग करने से भी क्या होता है, इलास्टिसिटी वगैरह कम हो जाती है हमारे ब्लड वेसल्स की। और बहुत से सेल्स वगैरह होते हैं जो नॉर्मली जो हमारे ब्लड वेसल जितना परफॉर्म कर सकती हैं, उनकी वो कम हो जाती है। तो स्मोकिंग करने से ये भी नुकसान होता है, ये भी हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन हो जाता है। तो स्मोकिंग को वैसे भी अवॉइड करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें हैं इसके साथ। डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन, यानी कि किसी का अगर ब्लड प्रेशर की दिक्कत है, तो सेम वैस्कुलर कॉज़ है यहाँ पर भी। हाइपरलिपिडेमिया, लिपिड्स का अमाउंट ज़्यादा है, तो यही एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह ये सारी चीज़ें होंगी धीमे-धीमे। अगली चीज़ है अगर हार्मोनल दिक्कत है किसी को, अगर हाइपोगोनाडिज़्म है, कहीं न कहीं माना जाता है ये जो हमारा टेस्टोस्टेरोन है, ये नाइट्रिक ऑक्साइड की प्रोडक्शन में हमें मदद करता है। कुछ स्टडीज़ इसको मानती हैं। तो ऐसा देखा गया है कि जिन पर्सन्स में टेस्टोस्टेरोन कम होता है, उनमें ज़्यादातर में ईडी की दिक्कत आती है, कुछ 30-40% केसेस में ईडी होता ही है। तो इसलिए अगर इसकी दिक्कत है, तो उसमें भी हमें उसका ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। अगली चीज़ है, कुछ ऐसे स्पेसिफिक मेडिसिन्स होते हैं, अगर पेशेंट वो मेडिसिन्स ले रहा है, तो भी क्या होता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन उसे हो सकता है। जैसे कि एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स हो गए, जिसमें आ जाते हैं थायज़ाइड्स और बीटा ब्लॉकर्स, क्लोनिडीन, ये हमारे वैस्कुलर फंक्शन को कहीं न कहीं डिस्टर्ब करते हैं, जिसकी वजह से ईडी हो सकता है। तो ऐसे केस में अगर पेशेंट को ईडी हो रहा है, तो हम क्या एडवाइस करेंगे कि जो क्लास ऑफ मेडिकेशंस है, वो चेंज कर दी जाए। बाकी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, एसएसआरआईज़ होते हैं हमारे, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इन्हिबिटर्स, इनका तो साइड इफेक्ट्स ही होता है इम्पोटेंस या फिर ईडी करवा देना पेशेंट्स को। तो इसको भी, जब भी पेशेंट अगर कोई एसएसआरआई पर है और वो आता है हमारे पास डिपार्टमेंट में देखने, तो उसकी हिस्ट्री लेते समय हमें ये ज़रूर देखना चाहिए कि उसे ईडी वगैरह है या नहीं है। ये सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। एंटीसाइकोटिक्स पे पेशेंट है, उसके भी चांसेस होते हैं ईडी डेवलप करने के। अगली चीज़ होती है कुछ लोकल फैक्टर्स, जैसे कि फिनाइल फैक्टर्स हो गए, पेरोनीस डिसीज़। इसमें क्या होता है, हमारे जो मस्कुलर फोल्ड्स हैं, वहाँ पे क्या होता है, फाइब्रस डिपोज़िशन हो जाता है और पेनिस की शेप होती है, टेढ़ी हो जाती है, पेनिस ऐसा हो जाता है ऊपर को, उसकी जो शेप होती है ना, कुछ किस तरीके से समझाऊँ? टेढ़ा हो जाता है, मतलब कहने का मतलब ये है, फाइब्रस डिपोज़िशन की वजह से। नॉर्मली भी किसी-किसी पेनिस की जो शेप होती है, वो इस तरीके से होती है, उसका मतलब डिसीज़ नहीं होता, तो टेंशन नहीं लेनी है उसको लेके, ये अलग चीज़ है। तो इसकी वजह से जो पेनिस है, वो हमारा इरेक्ट और नहीं रह पाता और मेंटेन नहीं कर पाता उतने ड्यूरेशन के लिए, ये हो जाता है। अगली चीज़ है पीनाइल फ्रैक्चर। अब आप जिनको नहीं पता वो सोच रहे होंगे पीनाइल फ्रैक्चर भी होता है कुछ? हाँ भाई होता है, लेकिन यहाँ पे तो आपने कहा था हड्डी नहीं होती कोई, फिर फ्रैक्चर कैसे हो जाता है? फ्रैक्चर तो होता है ना, ब्रेकेज इन द डिसकंटिन्यूटी ऑफ द बोन। तो पीनाइल फ्रैक्चर जो टर्म है, ये कॉइन किया गया था, जैसे कि ये मस्कुलर फोल्ड्स वगैरह होते हैं। कभी-कभी क्या होता है, हमारा पेनिस के अचानक से मुड़ जाने की वजह से, कुछ ऐसी सेक्स पोज़ीशंस होती हैं जिसमें फीमेल पार्टनर ऊपर होता है, अचानक से स्पीड में कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी परफ़ॉर्म कर रहा है, तो वहाँ पे अगर पेनिस निकल जाता है हमारा और अचानक से उसके ऊपर वेट आ जाता है, उस पोज़ीशन में क्या होता है, जो पेनिस होता है वो फ़ोल्ड हो जाता है अपनी जगह से। एक जगह से फ़ोल्ड होने की वजह से क्या होता है, जो ब्लड सप्लाई होती है वो पूरी कट ऑफ हो जाती है। इस ब्लड सप्लाई के कट ऑफ होने की वजह से क्या होता है, अचानक से
हमारा जो पेनिस है उसमें तो दिक्कत आती है, धीमे-धीमे हमारी बॉडी का पूरे का सर्कुलेशन रुकने लगता है। और अगर इसका ये एक तरीके एक मेडिकल इमरजेंसी होती है, तुरंत आपको 15 से 20 मिनट के अंदर जाके इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इसका ट्रीटमेंट लेना होता है। अगर नहीं लिया होता है तो इससे स्ट्रोक वगैरह होने के भी चांसेस रहते हैं और बहुत ज़्यादा दिक्कतें इससे बढ़ सकती हैं, डेथ भी हो सकती है पेशेंट की। तो इसलिए इन सारी चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए। सेफ सेक्स प्रैक्टिस करना चाहिए, बहुत सारी चीज़ें करने से अवॉइड करना चाहिए, जिससे कि हमें आगे जाके समस्या हो सकती है। फिर अगली चीज़ है, अगर किसी पेशेंट की सर्जरी हुई है, प्रोस्टेट की सर्जरी हुई है, पेल्विक रेडिएशन, तो कहीं न कहीं अगर इसमें नर्व्स के साथ छेड़खानी की गई है, इन सर्जरीज़ में नर्व्स वगैरह हटा के देखते हैं, तो वहाँ पर भी कहीं न कहीं क्या हो सकता है, ये ईडी की दिक्कत आ सकती है। फिर होता है कॉम्पिटिटिव साइक्लिंग, अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा साइक्लिंग वगैरह करता है, तो वहाँ पर भी इन सारी नर्व्स वगैरह पे प्रेशर पड़ता है, बार-बार पड़ता है, धीमे-धीमे, थोड़े-थोड़े टाइम के बाद, तो वहाँ पर भी क्या हो सकता है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की दिक्कत हमें देखने को मिल सकती है। साइकोजेनिक कॉजेज़ की हमने बात कर ही ली, परफॉर्मेंस एंग्जायटी, हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल ट्रॉमा, यानी कि किसी पेशेंट के साथ में बचपन में या फिर पहले पास्ट में कभी भी किसी भी तरीके का एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस जुड़ा हुआ है सेक्स के साथ में, तो वो पेशेंट क्या होगा, एंग्ज़ियस रहेगा सेक्सुअल उस एक्ट के टाइम पे। थोड़ा-सा वो उस जगह फ़ोकस नहीं कर पाएगा, पास्ट एक्सपीरियंस ऐसा हो गया है। तो इस वजह से भी क्या हो सकता है, ईडी हो सकता है, जो इरेक्शन है वो सबसाइड कर सकता है सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन से पहले। कुछ रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, उसकी वजह से भी ईडी हो जाता है। अगर ढंग से बॉन्डिंग नहीं है दोनों पार्टनर्स के बीच में, तो वहाँ पे भी ईडी देखने को मिल सकता है हमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोनों पार्टनर्स का इन्वॉल्वड होना एक सेक्सुअल एक्ट में। अगली चीज़ है डिप्रेशन, जो कि मैंने पहले बता ही दिया। तो अभी तक हमने क्या देख लिया? हमने देख लिया ईडी क्या होता है, उसके नॉर्मल सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल क्या होती है, तो मैकेनिज्म ऑफ इरेक्शन ऑफ पेनिस क्या होता है? उसके बाद हमने देख लिया कि टाइप्स ऑफ ईडी क्या होते हैं एंड दीज़ वर द कॉजेज़ ऑफ ईडी। अब आगे बढ़ते हैं हम। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास पेशेंट आता है तो क्या-क्या चीज़ें होंगी जिससे हम उसकी हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री वाले पॉइंट्स क्या-क्या होंगे? तो ये पॉइंट्स हैं हमें देखने पड़ेंगे। सबसे पहले कि टाइम कोर्स देखेंगे कि किस एज पे जो ईडी की समस्या थी वो होना स्टार्ट हुई और कितने ड्यूरेशन तक से है उसे। प्रोग्रेशन है कि पहले ज़्यादा थी, पहले कम थी, फिर ज़्यादा हुई या नहीं। रैपिडिटी कितनी है? फिर सिचुएशनल फैक्टर्स के बारे में जानेंगे। कुछ पेशेंट्स को क्या होता है, एक स्पेसिफिक सिचुएशंस में ही ईडी देखने को मिलता है। जब वो एक स्पेसिफिक सिचुएशन में है, मान लो कोई अपने घर में होता है तब, या फिर कहीं बाहर हैं, तो उस सिचुएशन में ही ईडी होता है या नहीं? ये जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर ऐसा है, तो वो नॉर्मली भी हो जाता है स्ट्रेस वगैरह की वजह से, उसे हम ईडी में क्लासिफाई नहीं करेंगे, तो वो भी जानना ज़रूरी है। अगली चीज़ है सेक्सुअल हिस्ट्री, कि पेशेंट की जो सेक्सुअल हिस्ट्री है, फ्रीक्वेंसी कितने-कितने टाइम पे पेशेंट सेक्स करता है, उसका जो लिबिडो है, यानी कि लिबिडो होता है डिज़ायर ऑफ हैविंग सेक्स, यानी कि जो इच्छा होती है, वो होता है लिबिडो। अ, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है पार्टनर के साथ में, सेक्सुअल कोई ट्रॉमा तो नहीं है उसके दिमाग में जो जिसकी मेमोरीज़ हैं, और अगर हो सकता है तो पार्टनर को भी इंटरव्यू किया जाएगा पेशेंट के। अगर एग्री करे कंसेंट के साथ में, उससे पूछेंगे कि भाई किस-किस तरीके से चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, क्या चीज़ें हैं वो। बाकी हम उसका जो जेनिटो यूरिनरी एग्ज़ाम भी कर सकते हैं, प्रोस्टेट वगैरह इन सारी चीज़ों का जो अगर हो रखी है पास्ट में सर्जरी, तो इन्हें भी देख सकते हैं, यहाँ पे कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कोई अंडरलाइंग कंडीशन है, पास्ट मेडिकल हिस्ट्री, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडेमिया, मेडिकेशन हिस्ट्री है कोई जिसमें से करा रही है, या फिर कोई सब्सटेंस अब्यूज़ की घटना जुड़ी हुई है। सब्सटेंस अब्यूज़ जैसे कि अल्कोहल हो गया या फिर कोई ड्रग्स हो गए, उससे भी ईडी होता है, तो अवॉइड करिए। अगली चीज़ है एग्ज़ाम। एग्ज़ामिनेशन हम क्या-क्या कराएँगे पेशेंट का, वो यहाँ पे देखते हैं। वाइटल एग्ज़ाम्स करेंगे, जेनिटो यूरिनरी एग्ज़ाम्स करेंगे, टेस्टिकुलर साइज़ वगैरह यहाँ पे देखेंगे, पेरिफेरल एविडेंस देखेंगे, जिससे कि कोई हमें पेरिफेरल एविडेंस जिससे डायरेक्टली लिंक नहीं है, लेकिन टेस्टोस्टेरोन कम होने की वजह से हो सकता है, जैसे कि गायनेकोमास्टिया। पेशेंट में अगर टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है, तो फीमेल हार्मोन्स डोमिनेट कर लेते हैं, जो हमारे कहाँ से सीक्रेट होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड से। तो जब वो हार्मोन्स डोमिनेट करते हैं, तो गायनेकोमास्टिया वगैरह जैसी प्रॉब्लम हमें देखने को मिल सकती हैं, उसके बारे में भी पता करना ज़रूरी है। अगली चीज़ है सिस्टेमिक एथेरोस्क्लेरोसिस के एविडेंस के बारे में। फिर ये सारी चीज़ें कुछ होती हैं। लिपिड्स वगैरह का लिपिड पैनल वगैरह हम कर लेंगे, प्रोलैक्टिन वगैरह कर सकते हैं, तो ये कुछ चीज़ हैं। अगली चीज़ होती है नॉकटर्नल पेनाइल ट्यूमेसेंस टेस्टिंग। ये क्या है चीज़? देखिए, पहले मैंने आपको कारण तो बता दिए, साइकोजेनिक कॉजेज़ और ऑर्गेनिक कॉजेज़।
अब इन दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे जब हमारे पास पेशेंट आएगा तो? हम देखेंगे नॉकटर्नल, जब पेशेंट हमारा क्या होता है, सो रहा होता है, जब हमारी जो स्लीप की साइकिल होती है आपको पता ही होगा, नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है, फिर रैपिड आई मूवमेंट स्लीप होती है। जो आरईएम होती है इसके टाइम पे इरेक्शंस होते हैं नॉर्मली हर हर किसी में। तो अगर पेशेंट को नॉकटर्नल इरेक्शंस हो रहे हैं आरईएम के टाइम पे, तो हम उसे किस में रखेंगे? साइकोजेनिक कॉज में रखेंगे। लेकिन अगर नॉकटर्नल इरेक्शंस भी नहीं हो रहे हैं, तो वजह कुछ और हो सकती है, कुछ ऑर्गेनिक रीज़न हो सकता है। तो ये हम देख सकते हैं। अगर नॉकटर्नली रात में इरेक्शंस हो रहे हैं, लेकिन खाली सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे नहीं हो रहे हैं, तो कॉज क्या हो जाएगा? साइकोजेनिक हो जाएगा। तो इन सारे फैक्टर्स को हम देख के पेशेंट की काउंसलिंग करके इसको ठीक कर सकते हैं। ये डिफरेंशिएट करने का तरीका हो गया। अब ये सारी चीज़ें हो गई, किस तरीके से हम प्रोग्रेस करेंगे, इसका पूरा फ्लो चार्ट हो गया। हिस्ट्री लेंगे, फिजिकल एग्जाम करेंगे, टेस्टोस्टेरोन का लेवल देखेंगे। अगर एग्जाम से डायग्नोस्टिक कुछ मिलता है, लोकल पेनाइल डिसीज वगैरह मिलती है, उसको ट्रीट करेंगे, फिर डायग्नोसिस होती है। और फिर नहीं होता तो न्यूरोलॉजिकल एग्जाम करेंगे, टेस्टोस्टेरोन का लेवल देखेंगे, उसके बाद टेस्टोस्टेरोन के बाद एलएसएच, एफएसएच देख सकते हैं, प्रोलैक्टिन वगैरह देख सकते हैं, जिससे कि हाइपोगोनाडिज्म का हमें कोई साइन सिंबल तो नहीं मिल रहा। अगली चीज़ है कोई मेडिकेशंस देखेंगे जिस पे पेशेंट चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं, अगर पेशेंट मेडिकेशन डिसकंटिन्यू करेंगे, अगर जिन पे है पेशेंट जिसकी वजह से हो सकता है, अगर डिसकंटिन्यू करने के बाद ठीक हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या करेंगे? नॉकटर्नल पेनाइल ट्यूमेरस टेस्टिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होता है, जो रात में हम पेशेंट को कुछ डिवाइसेस वगैरह होते हैं वो लगा के चेक करते हैं कि नॉकटर्नल कितनी वहाँ पे ब्लड की सप्लाई है, बीपी क्या है पेशेंट का, रात में बढ़ रहा है या नहीं हो रहा है। तो ये सारी टेस्टिंग होती है। तो ये सारी बात कर ली हमने यहाँ पे किसके बारे में? हिस्ट्री वगैरह के बारे में। तो डायग्नोसिस बेसिकली किससे हम बनाएँगे? इंटरव्यू से बनाएँगे पेशेंट के, डायग्नोसिस जो भी होगी। लेकिन डायग्नोसिस के साथ में हम दूसरे टेस्ट भी करवा सकते हैं जो कि हमें सेकेंडरी कॉजेज़ को रूल आउट करने में मदद करेंगे। तो सेक्सुअल एक्सपीरियंस दोनों के पार्टनर का इंटरव्यू कर सकते हैं, पेशेंट का कर सकते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल हम उससे क्वेश्चनिंग होती है वो पूरा करवा के देख सकते हैं, ब्लड टेस्ट कर सकते हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोलैक्टिन लेवल के वगैरह के बारे में, न्यूरोलॉजिकल एग्जाम, फिर एक डुप्लेक्स अल्ट्रासाउंड होता है एथेरोस्क्लेरोसिस वगैरह के लिए, वो भी करके देख सकते हैं। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट के लिए सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, अगर कोई ऑर्गेनिक कॉज हम यहाँ पे देख पा रहे हैं पेशेंट के साथ में, अगर कोई ऑर्गेनिक कॉज है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग डिसीज, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग डिसीज। अब अंडरलाइंग डिसीज कुछ भी हो सकता है, डायबिटीज है, या फिर किसी भी तरीके का पिट्यूटरी का कुछ वो हो सकता है, या मान लो ट्यूमर वगैरह हो सकता है, प्रोलैक्टिन वगैरह जहाँ से सीक्रेट हो रहा हो, हाइपोगोनाडिज्म हो सकता है, पेरोनी डिसीज जो मैंने बताई, यहाँ पे फाइब्रस डिपोजिशन हो जाता है, वो हो सकता है, या फिर डिप्रेशन वगैरह हो सकता है। तो सबसे पहला ऑप्शन क्या होगा? जो भी अंडरलाइंग डिसीज है अगर हम कर पा रहे हैं आइडेंटिफाई, तो वो करेंगे। इसके साथ में सेकंड चीज आती है साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे हम करते हैं रीअश्योरेंस एंड एजुकेशन ऑफ पेशेंट इंक्लूडिंग द पार्टनर, यानी कि पेशेंट का रीअश्योरेंस प्लस एजुकेशन, यहाँ पे लिख देता हूँ, रीअश्योरेंस एंड एजुकेशन इंक्लूडिंग पार्टनर। अब क्या होता है यहाँ पे, जो साइकोथेरेपी होती है इसको हम बोलते हैं डुअल सेक्स थेरेपी। दिस इज नोन एज डुअल सेक्स थेरेपी, या फिर इसे मास्टर्स एंड जॉनसन्स टेक्निक भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, कपल इज ट्रीटेड एज अ सिंगल यूनिट, यानी कि दोनों कपल्स को, जो भी कपल, दोनों पार्टनर्स को बैठा के क्या होता है, एक यूनिट की तरह उसे ट्रीट किया जाता है। ट्रीट भले प्रॉब्लम दोनों को हो, उनकी काउंसलिंग की जाती है, पार्टनर्स की दोनों की काउंसलिंग की जाती है, उन्हें एजुकेशन दी जाती है किस तरीके से स्टिमुलस होता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो बेसिकली डुअल सेक्स थेरेपी क्या है, जॉन मास्टर्स एंड जॉनसन्स टेक्निक भी बोला जाता है, क्योंकि ये दो साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था, उन्हीं ने हमारी सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल दी थी। इसमें क्या करते हैं, हम पेशेंट को एज अ यूनिट, एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करते हैं। सबसे पहले नॉन जेनिटल स्टिमुलस से किस तरीके से हम उसको स्टिमुलस प्रोवाइड करवा के इरेक्शन ला सकते हैं, उसके बारे में पेशेंट को बताया जा सकता है। और दूसरी चीज़ होती है कि जेनिटल स्टिमुलेशन के साथ में किस तरीके से इसको परफॉर्म किया जा सकता है जिससे कि इरेक्शन को मेंटेन किया जा सके। ये सारी चीज़ें हम पेशेंट को और दोनों कपल्स को इसमें बताते हैं। तो ये हो जाती है हमारी डुअल सेक्स थेरेपी। तो सबसे पहले हो गई हमारी
ट्रीटमेंट ऑफ द अंडरलाइंग कॉज, फिर हमारी हो गई साइकोथेरेपी। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारे कुछ नॉन सर्जिकल मेथड्स की, जो कि हम ड्रग्स के थ्रू करते हैं। तो इसमें अब बात करते हैं ड्रग्स की। ड्रग्स, तो ड्रग्स में यहाँ पे एक क्लास होती है, क्लास ऑफ मेडिकेशन नोन एज PDE 5 इनहिबिटर्स, फॉस्फोडाइस्टिरेस इनहिबिटर्स। तो ये PDE5 ड्रग्स जो होते हैं वो किस तरीके से काम करते हैं, मान लिए ये है हमारा एक सेल, स्मूथ मसल सेल्स। तो यहाँ पे क्या था, हमारा बनना था क्या, सारा प्रोडक्ट हम अब सारा कुछ वापस से नहीं बनाएंगे, एंड प्रोडक्ट बनना था साइक्लिक GMP। अब ये जो साइक्लिक GMP थी, ये वाली एंजाइम नॉर्मली क्या करती है, फॉस्फोडाइस्टिरेस एक एंजाइम होती है प्रेजेंट, ये क्या करती है नॉर्मली, इसको ब्रेक डाउन करवाती है, इसको जाके ब्रेक डाउन करवाती है ये एंजाइम हमारे साइक्लिक GMP को। तो साइक्लिक GMP स्मूथ मसल रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल था, जितना ज़्यादा मसल्स रिलैक्स होंगे उतना ज़्यादा वेन्स कंप्रेस होंगे उतना ज़्यादा इरेक्शन होगा। तो नॉर्मली क्या करवा रही हैं, ये साइक्लिक GMP को ब्रेक डाउन करा रही हैं। अगर नॉर्मल कंडीशन में इनका काम होता है रेजोल्यूशन वाले स्टेट में वापस लेके आना पेनिस को, लेकिन क्या होता है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, साइक्लिक GMP कम हो रहा है, स्मूथ मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, वापस से रिलैक्स नहीं रह पा रही हैं उतने टाइम तक, और इरेक्शन नहीं रह पा रहा। तो हम क्या करते हैं, इस एंजाइम को ही, ये ड्रग्स आते हैं इस एंजाइम को ही क्या करवा देते हैं, इनहिबिट करवा देते हैं, यानी कि इस एंजाइम का ही फंक्शन को बंद करवा देते हैं। अब जब फॉस्फोडाइस्टिरेस नहीं होगी वहां पे, तो साइक्लिक GMP का अमाउंट नॉर्मली जो कम हो रहा था वो क्या होगा, ये इसको कम कर रहा था, साइक्लिक GMP के अमाउंट को कम कर रहा था, ब्रेक डाउन करवा रहा था इसका। अब नॉर्मली जब साइक्लिक PDE5 के जब इनहिबिटर कर देंगे तो ये एंजाइम क्या करेगी, इसका ब्रेक डाउन नहीं करवा पाएगी, और जब इसका ब्रेक डाउन नहीं करवा पाएगी तो साइक्लिक GMP का अमाउंट क्या होगा, सब्सटेंशियली इंक्रीज हो जाएगा। ज्यादा साइक्लिक GMP मतलब ज्यादा स्मूथ मसल रिलैक्सेशन, मतलब ज्यादा समय तक क्या होगा, इरेक्शन होगा। तो हायर लेवल्स ऑफ साइक्लिक GMP, ये इसका एक तरीके से काम हो गया। फिर इसके बाद ये ड्रग्स आ जाते हैं, इसमें कौन से आ जाते हैं, हमारे ड्रग ऑफ चॉइस जो होता है वो होता है सिल्डेनाफिल, टडालाफिल, ऐसे अलग अलग ड्रग्स होते हैं जो भी फिल से एंड हो रहे होते हैं। ये हमारा DOC होता है ED के लिए, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर इरेक्टाइल डिसफंक्शन। बात कर ली हमने इसकी, सबसे पहले ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग डिसीज, फिर साइकोथेरेपी, उसके बाद ड्रग्स की। ये होते हैं हमारे नॉन सर्जिकल मेथड्स। अब कुछ सर्जिकल मेथड्स भी होते हैं, इसमें आ जाते हैं हमारे वैक्यूम रिएक्शन डिवाइसेस। सबसे पहले ये नॉन सर्जिकल में आ जाता है वैक्यूम रिएक्शन डिवाइसेस भी। इसमें क्या होता है, एक डिवाइस होता है, इसको पेनिस के ऊपर लगाया जाता है, ये वैक्यूम क्रिएट करता है। वैक्यूम क्रिएट करने की वजह से क्या होता है, पूरा इसका मतलब फोकस रहता है कि हमारे जो पेनिस है इसमें सर्कुलेशन बढ़ाया जा सके। जब ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ेगा तो अल्टीमेटली इरेक्शन ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा। दीज आर वैक्यूम इरेक्शन डिवाइसेस। अगली चीज होती है सर्जिकल, क्या क्या ऑप्शंस हैं, तो सर्जिकल ऑप्शंस में हमारे पास आते हैं कुछ पीनाइल प्रोस्थेटिक इम्प्लांट्स आ जाते हैं। दीज आर पीनाइल प्रोस्थेसिस। यहाँ पे कुछ इम्प्लांट्स होते हैं, यानी कि कुछ बाहर से आर्टिफिशियल टिश्यूज लगा देते हैं जो कॉर्पस कैवर्नोसा की तरह काम करते हैं। ये अलग अलग टाइप के इम्प्लांट्स आते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। किसी किसी में सिर्फ ये 2 फोल्ड्स होते हैं पेनिस के अंदर जो लगा दिए जाते हैं कॉर्पस कैवर्नोसा की तरह। ये एक्सपेंड करते हैं कभी कभी, कभी कभी नहीं करते। और ये इसके पीछे जो आप देख रहे हैं ये स्क्रोटम में फिट कर दिया जाता है, इसे बोलते हैं रिजर्वॉयर। और यहाँ पर भी एक ये वो लगा दिया जाता है डिवाइस। रिजर्वॉयर क्या करता है, किसी किसी में सिर्फ ये होता है और ये होता है ऊपर वाला, यहाँ से ये नर्व स्टिमुलस जब भी आता है तो ये यहाँ से क्या हो जाता है, पेनिस इरेक्ट हो जाता है। इसमें हमारे जो फ्लूइड होता है वो बढ़ जाता है आर्टिफिशियल, और पेनिस इरेक्ट रहता है। तीनों जिस चीज में होते हैं, एक डिवाइस होता है जिसमें कि ये तीनों ही प्रेजेंट होते हैं। इसके अलग अलग मतलब टाइप्स आते हैं, वेरिएंट्स, जिसमें तीनों होते हैं। तो रिजर्वॉयर में एक फ्लूइड होता है वो स्टोर रहता है वाटर टाइप का, और जब भी स्टिमुलस आएगा हम यहाँ से इसे प्रेस करके यहाँ से इसे स्टिमुलेट करवा सकते हैं, और ये जो फ्लूइड होगा वापस जाएगा। जैसे इरेक्शन जब हमें सबसाइड करना होगा तो ये वापस से आके रिजर्वॉयर में स्टोर हो जाएगा। इन सर्जिकल ऑप्शंस के कुछ साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, इन्फेक्शंस के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कभी कभी ये जो इरेक्शन हमने हम यहाँ पे लगाए हुए हैं, जैसे इसको प्रेस करने के बाद हम कर रहे हैं, तो हमारा जो न्यूरोलॉजिकल फिनोमेना है वो पूरी तरीके से कम हो जाता है। और अगली चीज़ क्या हो सकती है, इसका जैसे कभी भी कोई मशीनरी फेल हो गई तो वहां पर भी हमें इसे निकाल के चेंज करना पड़ेगा। तो ये कुछ साइड इफेक्ट्स हो जाते हैं हमारे इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो भी ट्रीट करने के लिए हम सर्जिकल डिवाइसेस यूज करते हैं उनके। ये सारी चीजें होती हैं।
अभी तक हमने जान लिया रिस्क फैक्टर क्या है, कॉजेज़ क्या हैं, ट्रीटमेंट क्या है और नॉर्मल हमारी फिजियोलॉजी क्या होती है, क्या-क्या ड्रग्स होते हैं। अब इस तरीके से कुछ ये डिवाइस होते हैं जो स्टोर हो जाते हैं। एक पार्ट हमारा यहाँ पे रहता है रिजर्वॉयर का, एक यहाँ रहता है और एक यहाँ पे। तो इस तरीके से ये चीज़ें होती हैं, सर्जिकली डाल दी जाती हैं। अब बात करते हैं प्रिवेंशन के बारे में, यानी कि रिस्क फैक्टर्स क्या है, किस तरीके से हम ईडी को होने से प्रिवेंट कर सकते हैं, इम्पोर्टेंस को। तो सबसे पहले अगर आप स्मोकिंग करते हैं, तो स्मोकिंग करना बंद कर दीजिए। स्मोकिंग बहुत ज़्यादा नुकसान करती है वैसे भी हमारी बॉडी को, कैंसर कॉज़िंग इसमें बहुत सारे कार्सिनोजेंस होते हैं। हमारा जो लंग्स के टिश्यूज़ होते हैं, सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, जो लंग्स के हमारे जो सेल्स होते हैं, ये होते हैं सीलिएटेड सेल्स। इनका काम होता है जो भी हम डस्ट वगैरह जा रहा है, ये वापस से बाहर निकाल दें हमारी बॉडी से। लेकिन जो पर्सन बार-बार स्मोकिंग करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, इन्फ्लेमेशन होता है। इन्फ्लेमेशन के बाद क्या होता है, जो नेचुरल सेल्स होते हैं हमारे लंग्स के, वो रिप्लेस हो जाते हैं किससे? फाइब्रस सेल से। और फाइब्रस सेल का काम नहीं होता, वो अपना जो नॉर्मल कैपेसिटी थी, वहाँ के सेल्स का काम था ऑक्सीजन और उसको डिलीवर करना, ब्लड से लेके ऑक्सीजन लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज करवाना। जब ये सेल्स अपने नेचुरल टाइप से क्या होते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। कन्वर्ट होने की वजह से क्या होता है, ये अपना काम नहीं कर पाते। काम इनका था ऑक्सीजन का एक्सचेंज करवाना, अब इनकी वो कैपेसिटी कम हो गई। इसीलिए जो ये स्मोकिंग करने वाला पर्सन है, उसकी ब्रीदिंग कैपेसिटी होती है, वो कम हो जाती है। जल्दी हाँफ जाता है, गहरी साँस उतनी नहीं ले पाता। ये सारी चीज़ें होती हैं और इसके साथ ही इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी कराता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन ना हो, जल्द से जल्द आप स्मोकिंग छोड़ दीजिए। अगली चीज़ होती है कि अगर आप ओबीज़ हैं, तो वेट लूज़ करिए। ओबेसिटी भी लिंक्ड होती है हमारे लिपिड्स वगैरह के अमाउंट के बढ़ने से, फैट का जो अमाउंट बड़ा होता है। तो ओबेसिटी में अगर आप वेट लूज़ करते हैं, तो उससे भी ईडी में हमें मदद मिलती है बहुत ज़्यादा। ईडी होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं। अगली चीज़ होती है कि एक्सरसाइज़, रेगुलर एक्सरसाइज़ हमको करनी पड़ेगी, अगर हमें ईडी को प्रिवेंट करना है तो। स्मोकिंग रोक दीजिए, वेट लूज़ कर दीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज़ कर सकते हैं हम। इसको प्रिवेंट करने के लिए। अगली चीज़ है, अगर किसी भी तरीके की एडिक्शन की हिस्ट्री है, अल्कोहल एडिक्शन है या फिर किसी भी तरीके का ड्रग्स का एडिक्शन है, तो हम उसको रोक सकते हैं, ईडी को प्रिवेंट करने के लिए। तो इसे भी हम कर सकते हैं। अगली चीज़ है कि अगर रिलेशनशिप्स में किसी भी तरीके की प्रॉब्लम है, तो दोनों लोग बैठिए आपस में, दोनों पार्टनर उसको डिस्कस कीजिए और वर्कआउट कीजिए, किसी भी तरीके से उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। उससे भी ईडी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और उससे अगली चीज़, जल्द से जल्द अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, जो कि आपको ईडी की प्रॉब्लम से हेल्प करेंगे इस चीज़ को निकलने में। तो जल्दी से रिवाइज़ करके देख लेते हैं आज हमने क्या-क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने जाना कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन इज़ अनएबल टू डेवलप और मेंटेन एन इरेक्शन टिल द सेक्सुअल सैटिस्फैक्शन। It is also known as impotence. Then we discussed about it is also linked with the psychological and emotional stigma. फिर उसके बाद हमने जाना कि सेक्सुअल रिस्पॉन्स साइकिल होती है, कुछ साइक्लिकल इवेंट्स होते हैं जो सेक्सुअल एक्टिविटी के टाइम पे होते हैं, एक्साइटमेंट, प्लेटिव, ऑर्गेज़म एंड रेजोल्यूशन। और उसके बाद हमने जाना था इस पूरी साइकिल के एक्साइटमेंट में क्या होता है, सारी चीज़ें हमारी धीमे-धीमे बढ़ती हैं, हार्ट रेट, मसल टेंशन, सीक्रेशंस स्टार्ट होना, प्यूपल डायलेट होना, ये सारी चीज़ें होती हैं हमारी। प्लेटिव में ये सारी चीज़ें पीक पे पहुँच जाती हैं। मेल्स में यहाँ पे इरेक्शन होता है, फीमेल्स में यहाँ पे निपल्स वगैरह का जो टाइटनिंग होती है वो होने लगती है। ऑर्गेज़म में क्या होता है, इजैकुलेशन वगैरह होता है और सेक्सुअल एक्टिविटी का पीक होता है यहाँ पे, जहाँ पे हमें प्लेज़र की अनुभूति होती है। अगली चीज़ है रेज़ोल्यूशन, बाकी सारी चीज़ें रिस्टोर हमारे वापस से नेचुरल स्टेट में चली जाती हैं। फिर हमने जाना पेनिस की एनाटॉमी के बारे में, कि बाहर ये किस तरीके से हमारे सेल्स होते हैं, उसके अंदर हमारे मसल्स होती हैं, कैवर्नोसल स्पेसेस वगैरह के अंदर पेनिस को दोनों टाइप की सप्लाई होती है हमारी, ऑटोनॉमिक भी, सोमैटिक भी। ऑटोनॉमिक होती है कैवर्नोसल नर्व्स के थ्रू, ये नर्व सप्लाई करती हैं स्पॉन्जियोसम और कैवर्नोसा दोनों टाइप के फोल्ड्स को। फिर हमने जाना कि जो पेनिस के इरेक्शन के लिए पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वो रिस्पॉन्सिबल होता है और इजैकुलेशन के लिए सिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबल होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी, इरेक्शन किस तरीके से हो सकता है, उसका मैकेनिज़्म जाना हमने, कैसे हो सकता है, नाइट्रिक ऑक्साइड किस तरीके से क्या-क्या रोल प्ले करता है। फिर उसके बाद हमने जाने टाइप्स ऑफ ईडी, फिर कॉजेज़ ऑफ ईडी, उसके बाद फिर हमने जाना था हिस्ट्री किस तरीके से लेंगे पेशेंट की, क्या-क्या पॉइंट्स कवर करने चाहिए, डायग्नोसिस के लिए क्या-क्या चीज़ें होती हैं। फिर हमने ट्रीटमेंट के ऑप्शंस जाने थे, क्या-क्या ट्रीटमेंट के ऑप्शन अवेलेबल हैं हमारे। सबसे पहला था इसमें ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग डिसीज़, फिर था साइकोथेरेपी, इसमें डुअल सेक्स थेरेपी के बारे में हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया। फिर उसके बाद ड्रग्स के बारे में डिस्कस किया।
और फाइनली हमने देखे पीनाइल प्रोस्थेसिस या फिर सर्जिकल ऑप्शंस जो हमारे पास अवेलेबल थे। उसके बाद फिर हमने प्रिवेंशंस के बारे में देखा, क्या-क्या ऑप्शंस हैं हमारे पास, क्या-क्या चीज़ें हैं जिससे हम ईडी को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो दैट वाज़ ऑल अबाउट इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। कैसा लगा ये लेक्चर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए, और फ्यूचर में भी अगर आप चाहते हैं ऐसे ही टॉपिक्स मैं कवर करता रहूँ लेक्चर में, पूरा मेडिकल से लेके सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन देता रहूँ, तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। और कोई भी डाउट है इस चीज़ से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में करिए, आपका डेफ़िनेटली मैं रिप्लाई करूँगा। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच आपने मुझे इतना समय दिया।